नीट परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से अदालत के इनकार के बाद कई जानकारियां सामने आई, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। मोदी सरकार की तीसरी पारी में किन लोगों के कंधे पर मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी है और उनका लक्ष्य क्या है, ये बेहद खास है। आप भी जानना चाहते हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। कैसे प्रभावित होगा? सबसे पहले बात करते हैं राजनाथ सिंह की, जिन्हें फिर एक बार देश का रक्षा मंत्री बनाया गया है। भारत लगातार डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री के सामने इस लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती तो होगी ही, साथ ही अग्निपथ जैसी स्कीम पर सहयोगी दलों के साथ आम राय बनाना भी जरूरी होगा। और मैं देशवासियों को रक्षा मंत्री होने के नाते आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन भी पर भी कोई कब्जा नहीं करने पाएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं। बहुत विस्तार में कोई मैं चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि भारत और चाइना दोनों के बीच कमांडर लेवल पर अच्छे माहौल में इस समय बातचीत हो रही है। मैं समझता हूं कि हमको परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहां क्या है, किस पॉइंट पर, यदि मैं भी उसकी चर्चा कर दूं तो देशवासियों को कोई गौरव की अनुभूति होगी, लेकिन वह सब सारी चीजें उजागर इस समय नहीं करना चाहता हूं क्योंकि दोनों देशों के बीच इस समय बातचीत चल रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, गृह मंत्रालय देश और देश के लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार की तीसरी पारी में इस प्रयास में और तेजी आएगी। भारत को आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में तैयार किया जाएगा। मोदी सरकार की तीसरी पारी ऐसे समय में शुरू हुई है जब शपथ के कुछ ही देर पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और वैष्णो देवी जा रही बस को आतंकियों ने निशाना बनाया। जाहिर है आतंकी बौखलाहट में कायरतापूर्ण हरकत कर रहे हैं। बतौर गृह मंत्री अमित शाह को आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पूरी तरह से लगाम लगाना होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का अपना वादा भी पूरा करना है। 370 की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, अभी एक चर्चा चली है, वो चर्चा चली है, उसमें लोग आपसे एक्शन की उम्मीद कर रहे थे और वो है पीओके। देखिए संजय जी, मुझे ये सरप्राइज है कि आपको क्यों सरप्राइज हुआ। हम 1950 से कह रहे हैं, जब से आए तब से, संविधान आए तब से, कि धारा 370 को हम हटा कर रहेंगे, मगर आपको भरोसा नहीं था कि ये हट सकती, इसलिए आपको सरप्राइज लगता है, हमें नहीं लगता। राम जन्मभूमि का भी आपको सरप्राइज लगता है, हमें नहीं लगता। हमने पालमपुर में, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव किया था 80 के दशक के अंत भाग में कि राम जन्मभूमि पर संवैधानिक रास्ते से भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। तो ये तो हमारा कमिटमेंट था जो हमने पूरा किया है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी देश की पार्लियामेंट का कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का भी कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और उसमें किसी को भी कोई शंका होने का कारण नहीं। नई सरकार को आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि विकास कार्यों की रफ्तार पर कहीं कोई ब्रेक ना लगे। सरकार बन गई, अब बारी है कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदों की। संसद का विशेष सत्र भी जल्द ही शुरू होगा और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। उधर जेपी नड्डा के मंत्री बनने के बाद बीजेपी को नए अध्यक्ष की तलाश है। इसी तरह कुछ राज्यों में भी बीजेपी को नए अध्यक्ष बनाने होंगे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, 18वीं लोकसभा की तस्वीर बदली हुई होगी। इस बार विपक्ष मजबूत है और स्पीकर का काम अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। संभावना है कि बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास ही रखे। अब तक केवल 4 स्पीकर ही दोबारा चुने गए हैं। इनमें भी अकेले बलराम जाखड़ी लगातार करीब 10 साल स्पीकर रहे। ऐसे में प्रश्न है कि क्या
निवर्तमान स्पीकर ओम बिरला को फिर कमान मिलेगी या आसन पर कोई नया चेहरा आएगा? नया सत्र जल्दी ही शुरू होने वाला है, जिसमें सबसे पहले नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और फिर होगा नए स्पीकर का चुनाव। 10 साल बाद लोकसभा में नेता विपक्ष भी होगा। नए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष का सहयोग मांगा है। दोनों साथी का साथ मिल करके हाउस को सुचारू रूप से अच्छी तरह से चलाने के लिए सारा सदस्यों को, सारा पॉलिटिकल पार्टी के जो पार्लियामेंट्री पार्टीज है, सबको अनुरोध करता हूं, मैं अपील करता हूं और हम मिल करके भारत को महान देश बनाने के लिए, इस संसद का गरिमा को बनाए रखने के लिए सब योगदान करें। पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद पूरे 5 साल खाली रहा। मोदी के पहले कार्यकाल में ये पद सहयोगी दल AIADMK को दिया गया था। तंबी दुराई 5 साल तक डिप्टी स्पीकर रहे। परंपरा के अनुसार कभी ये पद विपक्ष को दिया जाता था, जैसे UPA 1 में अकाली दल के चरणजीत सिंह अटवाल और UPA 2 में बीजेपी के करिया मुंडा डिप्टी स्पीकर रहे। लेकिन पिछले 10 साल से ये परंपरा टूट गई। इस बार विपक्ष ताकतवर है और वो ये पद चाहेगा। उधर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा कैबिनेट मंत्री बन गए। उनका कार्यकाल वैसे भी इस साल जनवरी में समाप्त हो गया था, लेकिन आम चुनाव के मद्देनजर 6 महीने यानी जून तक बढ़ाया गया था। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा है। इस लिहाज से बीजेपी को नया अध्यक्ष बनाना होगा। इसी तरह 3 प्रमुख राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी मंत्री बनाए गए हैं। ये हैं गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, पश्चिम बंगाल सुकांत मजूमदार, तेलंगाना G किशन रेड्डी। इनके अलावा कुछ राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। इन राज्यों को भी नए प्रदेश अध्यक्ष मिल सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही शुरू होगी। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, NDTV इंडिया। सड़क और स्वास्थ्य आम आदमी की जिंदगी में बड़ी भूमिका निभाता है और प्रधानमंत्री ने ये जिम्मेदारी भी बेहद अनुभवी लोगों को सौंपी है। नितिन गडकरी जहां पहले से ही सड़क और हाईवे को लेकर लगातार चर्चा में रहे हैं, वहीं पार्टी की कमान संभाल रहे JP नड्डा ने अब स्वास्थ्य मंत्रालय की भी कमान संभाल ली है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। दिसंबर के अंदर पूरे 65,000 के प्रोजेक्ट पूरे होंगे और दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। मोदी सरकार की तीसरी पारी में शामिल जिन मंत्रियों से जनता को बहुत उम्मीद है, उनमें नितिन गडकरी भी शामिल हैं। बतौर सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने पिछले कार्यकाल में 90,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे का निर्माण कराया। इसके अलावा देश में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें भी बनी हैं। नितिन गडकरी के सामने इस साल दिसंबर तक 1,386 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा करने की चुनौती है। इसके अलावा गडकरी देश की सड़कों को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात भी करते हैं और इसे मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बताते हैं। दफ्तर का काम संभालने से पहले ही गडकरी ने अपने डिप्टी अजय टम्टा और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। टीम मोदी में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी JP नड्डा के पास है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे नड्डा ने मंत्री के रूप में दफ्तर का काम संभाल लिया। नड्डा के सामने बड़े पैमाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दुरुस्त करने के अलावा आयुष्मान भारत स्कीम के लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाना भी चुनौती है। साथ ही सरकार को गरीबों के ऊपर बढ़ते महंगी दवाइयों के बोझ को कम करना होगा। अगर इलाज की जरूरत होती है तो आयुष्मान योजना के जरिए अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने मोदी के नए मंत्रिमंडल में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री की भूमिका संभाली है। पदभार ग्रहण करने के बाद शिवराज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर कार्य करेगा। बतौर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के कदम उठाने होंगे। MSP और किसानों की आय जैसे मुद्दों पर भी शिवराज सिंह चौहान को अपने अनुभवों का इस्तेमाल करना होगा।
माना जा रहा है कि ग्रामीण आबादी के साथ लंबा जुड़ाव शिवराज के कामकाज में उनका मददगार होगा। प्रधानमंत्री जी का जो बहुत ही दिल के करीब सपना है वो है किसानों की आय को दुगना, जो खेती से नहीं अब तक हो पाया था। तो खेती में यह है या तो उपज दुगनी हो जाए और भाव दुगना हो, जो संभव नहीं है। तो खेती के साथ साथ जो इनकम दुगनी की जा सकती है, ये मेरी निजी राय हमेशा रही है। पशुपालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा, मुर्गी पालन के द्वारा, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके लागत कम, स्प्रिंकलर इरिगेशन, औषधि खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इनके द्वारा हम आय को दुगना कर सकते हैं। अगले हफ्ते संसद का सत्र शुरू होगा। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा, सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद जुलाई में सरकार अपना बजट पेश कर सकती है। इसी दौरान सरकार देश के सामने अपना आर्थिक एजेंडा भी रखेगी। आइए अब आपको बताते हैं मोदी सरकार की तीसरी पारी में वित्त मंत्री और दूसरे मंत्रियों के सामने क्या कुछ होगी चुनौती। निर्मला सीतारमन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी लगातार 5 वर्षों तक वित्त मंत्री रह चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार के आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। बतौर वित्त मंत्री अपनी दूसरी पारी में निर्मला सीतारमन को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इसके अलावा उन्हें आम जनता का ख्याल रखते हुए महंगाई को भी काबू में रखना है। टीम मोदी में विदेश मंत्रालय का जिम्मा फिर एक बार एस जयशंकर ने संभाल लिया है। बतौर विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्हें वैश्विक कूटनीति में चीन, रूस और अमेरिका के साथ रिश्तों का संतुलन भी बनाना होगा। नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी प्रथम की नीति पर भी विदेश मंत्री को ध्यान रखना होगा। मालदीव जैसे देशों को चीन की चाल से अलग रखने की कूटनीति भी समय की मांग है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को नई कैबिनेट में ऊर्जा मंत्रालय मिला है। उन्हें करोड़ों परिवारों के लिए सोलर बिजली का लक्ष्य पूरा करना होगा। बिजली की बढ़ती मांग से निपटना भी मंत्रालय के लिए बड़ी चुनौती होगी। नए मंत्री को बिजली उत्पादकों के सामने आने वाले कोयला आपूर्ति के मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा। अश्वनी वैष्णव ने टीम मोदी में फिर से रेल मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया है। पिछले दिनों देश में वंदे भारत ट्रेनों की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। रेल मंत्रालय के सामने चुनौती है कि वंदे भारत ट्रेनों की सुविधाओं का स्तर बेहतर बना रहे। रेल के बुनियादी ढांचे की बेहतरी और कनेक्टिविटी बढ़ाने की ओर भी सरकार को कोशिश करनी होगी। इसके अलावा बढ़ती ट्रेनों के बीच वेटिंग लिस्ट कम करना एक बड़ी चुनौती है। मोदी कैबिनेट में गुजरात के सीआर पाटिल ने जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा संभाला है, जो सरकार का बेहद महत्वाकांक्षी विभाग है। हर घर जल से नल योजना इसी मंत्रालय का हिस्सा है। नई सरकार में किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में जबकि विपक्ष संख्या बल में मजबूत बना हुआ है, रिजिजू की भूमिका संसद में बेहद अहम होगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। जम्मू के शिवखोड़ी में आतंकी हमले के मामले में जांच एजेंसियों को काफी अहम सुराग मिले। सूत्रों के मुताबिक हमले की साजिश पीओके में रची गई और हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा है। इस मामले में 3 विदेशी आतंकियों की तलाश जारी है। रिपोर्ट देखिए। क्या शिवखोड़ी में हमले की साजिश पीओके के खाईगल गांव में रची गई? खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सोपोर में 2 आतंकियों अब्दुल वहाब और सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद 3 मई को खाईगल में 300 से 400 लोग जमा हुए थे। यहीं पर बड़ी वारदात को अंजाम देने की बात कही गई। कश्मीर में मारे गए आतंकवादी अब्दुल वहाब के वारसी खत पढ़ कर युवाओं को जिहाद के लिए आह्वान किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये जनसभा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर बुलाई गई थी, जिसमें लश्कर और जैश के अलावा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी भी शामिल थे।
शिवखोड़ी में हमले का तरीका लश्कर के तौर तरीकों से मेल खाता है। सूत्रों के मुताबिक हमले में 3 विदेशी आतंकी शामिल हैं, जो फिलहाल कश्मीर में ही छुपे हैं। सूत्रों के मुताबिक शक इस बात का भी है कि लश्कर ने हमले की जिम्मेदारी अबू हमजा को दी थी। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ अपने आतंकवादी संगठनों को दोबारा खड़ा कर रही है। 2019 में बालाकोट पर स्ट्राइक के बाद से ISI ने POK और दूसरी जगहों पर आतंकवादी ठिकानों को या तो बंद कर दिया या उनको बेहद कम कर दिया। उस दौर में पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान में चुनाव हो चुके हैं और पाक सेना के लिए सरदर्द बने इमरान खान भी जेल में है। अब आने वाले महीनों में पाकिस्तान फिर से कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए साजिश तेज कर रहा है। POK से जैश और लश्कर से जुड़े संगठन PAFF और TRF वगैरह कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं। इन संगठनों में ज्यादातर लोग स्थानीय कश्मीरी नौजवान हैं, जो बहकाए जाने पर या दूसरी वजहों से इनके झांसे में आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ISI की नजर अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर है। वो हर हाल में चुनाव में अशांति फैलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकियों को पकड़ने की है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। आंध्र प्रदेश की ऐतिहासिक अमरावती नगरी अब राज्य की एकमात्र राजधानी बनने जा रही है। संवरती हुई इस राजधानी का भविष्य बहुत उज्जवल तो है, लेकिन अमरावती को राजधानी बनाने की राह आसान नहीं रही। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और ग्रीनफील्ड शहर के रूप में परिकल्पित अमरावती शहर विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच स्थित है। लगभग 29 गांवों में फैला हुआ यह शहर है और जब चंद्रबाबू नायडू 2014 में सत्ता में आए थे तो उनका सपना था कि अमरावती को एक कैपिटल के रूप में विकसित किया जाए। उसके लिए उन्होंने लैंड पूलिंग के माध्यम से 33,000 एकड़ भूमि हासिल की थी। हम आपको बता दें कि 2019 में जब जगन मोहन रेड्डी सत्ता में आए, उन्होंने यहाँ के सारे कार्य रुकवा दिए, सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए और मेरे पीछे जो आप ये अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, ये MP MLA अपार्टमेंट्स हैं। इनका कार्य भी अभी इस वक्त रुका हुआ है। जब अब चंद्रबाबू नायडू दोबारा सत्ता में आए हैं तो यहाँ के किसान और स्थानीय लोग यह आशा कर रहे हैं कि जो कार्य रुक गया था पिछले 5 सालों से, वो अब दोबारा शुरू हो जाए। जिधर नजर दौड़ाइए उधर क्रेन, बुलडोजर और मजदूर एक आधुनिक शहर बनाने में जुटे हैं। आंध्र प्रदेश में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। ऐतिहासिक अमरावती नगरी अब राज्य की राजधानी बनने वाली है। कृष्णा नदी के किनारे बसी अमरावती को एक हरा भरा और टिकाऊ शहर बनाया जा रहा है। लोगों ने चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा करके 33,000 एकड़ जमीन राजधानी बनाने के लिए दी और जनता ने ही दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाया ताकि उन्हें अपनी राजधानी मिल सके। जगन ने सोचा कि वो चंद्रबाबू नायडू की है और सब कुछ रोक दिया। मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने अमरावती को राजधानी नहीं बनाया। हम मानते हैं कि नए मुख्यमंत्री राजधानी को वैसे ही बनाएंगे जैसी उन्होंने योजना बनाई थी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ने माट मर्चिपोयाडु। यहाँ के किसानों ने नई राजधानी बनाने के लिए अपने खेत और जमीनें दी थीं। मैंने राजधानी परियोजना के लिए अपनी जमीन दी। ये बड़ा बदलाव है, लेकिन मुझे भरोसा है कि इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास होगा और मौके मिलेंगे। हम अमरावती के विकास के साथ हैं, लेकिन हमारी मांग है कि जो जमीन ली गई उसका जायज मुआवजा दिया जाए। अमरावती की राजधानी बनने की राह आसान नहीं रही। जमीन अधिग्रहण के विवाद और पर्यावरण पर इसके असर की चिंताओं की वजह से विरोध प्रदर्शन भी हुए और बहसें भी छिड़ी। 2019 में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने 3 शहरों को बतौर राजधानी चुना
और अमरावती की सारी निर्माण परियोजनाएं बंद हो गईं। अब तेलुगु देशम के दोबारा सत्ता में आने से लगता है कि अमरावती के भी दिन फिरने वाले हैं। All these farmers, they have volunteered. किसान बहुत खुश हैं। वो अपने वहां से तंबू हटा रहे हैं जहां वो पिछले 5 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 2019 में जब जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था और अमरावती के अंदर जितने भी निर्माणाधीन कार्य थे उनको रुकवा दिया था। अब जबकि चंद्रबाबू नायडू दोबारा सत्ता में आए हैं तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के लोगों से वादा किया है कि अमरावती को एक राजधानी के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोग और किसानों के द्वारा ये बुलडोजर्स अब चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं टेंट्स में रहकर उन्होंने पिछले 5 सालों तक संघर्ष किया था और अब यहाँ पर इन टेंट्स को हटा दिया गया है और अब यह लोग चाह रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी के जाने के बाद और चंद्रबाबू नायडू के एक बार फिर सत्ता में आने के बाद यहाँ पर राजधानी के रूप में इसको विकसित किया जाएगा और जो उनका मुआवजा है वो भी उनको वापस मिलेगा। चाहे अमरावती इकलौती राजधानी के रूप में उभरे या दूसरे शहरों के साथ ये जिम्मेदारी संभाले, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। इतिहास और आधुनिक आकांक्षाओं के संगम अमरावती के आगे विकास की राहें खुली हैं। ऐश्वर्या जैन, अमरावती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।